नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी एमटीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लेकर आ गया हूं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं इन क्वेश्चनों की साथ में आपको डिटेल भी कराता हुआ चलूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। द फाइनेंस कमीशन is constituted under which article of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो फाइनेंस कमीशन है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 280 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए, इसी आर्टिकल के अंतर्गत हम बजट को भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई है फाइनेंस कमीशन की। तो फाइनेंस कमीशन को बनाया गया था 1951 में, और हमारे जो इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव रहे हैं उनका नाम है ऋत्विक चंद्रा नियोगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री, माफ कीजिएगा, विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो किस सिटी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है इंडिया का? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। अगर आपसे पूछा जाए और दूसरी सिटीज़ के बारे में तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर सब लगा दिए हैं। जैसे जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल है, उसको पिंक सिटी कहा जाता है। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली तेलंगाना की एक सिटी है जिसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है, ब्लू सिटी या फिर सन सिटी इसको कहा जाता है। अकोला, अकोला जो कि महाराष्ट्र की एक सिटी है, इसको कॉटन सिटी कहा जाता है। भागलपुर सिल्क सिटी। उदयपुर जो कि सिटी ऑफ लेक। वेनाइस ऑफ ईस्ट, मतलब वेनाइस ऑफ ईस्ट वाइट सिटी भी इसको कहा जाता है। डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है, उसे टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भोपाल को हटा देता हूँ, इसको सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बोस्टन ऑफ इंडिया, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कहा जाता है। सूरत डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। मुजफ्फरपुर को द लैंड ऑफ लीची और स्वीट सिटी कहा जाता है। कानपुर को द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मुंबई को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, गेटवे ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर दिल्ली बिकम्स द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो दिल्ली को कैपिटल इंडिया की कब बनाया गया? तो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जब जब दिल्ली की बात होती है, दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर आता है, मैं कराता हूं हमेशा। अब कैसे कराता हूं, आगे स्लाइड मैंने लगा रखी है। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली को कैपिटल अनाउंस किया गया था 1911 में। ठीक है, यहाँ पर बात करूं तो मैं किस तरीके से रिवाइज कराता हूं, कुछ इस तरीके से। ये स्लाइड हमेशा आती है जब दिल्ली की बात होती है, दिल्ली से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर होगा ये स्लाइड आएगी, और ऐसे ही मैं रिवाइज कराता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन, दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया? 1911 में। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? 1956 में। इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बनाया गया? 1992 में। तो तीन क्वेश्चन बनते हैं ईयर से। फाउंड किसने किया दिल्ली को? अनंगपाल तोमर ने। कैपिटल इसकी है नई दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट है 11। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, और साथ साथ ये यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स हैं, राज्यसभा की 3 सीट, लोकसभा की 7 सीट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? तो न्यूक्लियर पावर में किस मेटल का यूज किया जाता है? आंसर यहां पर हो जाएगा यूरेनियम का यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, तो इसके किस आइसोटोप को यूज किया जाता है, मतलब किस एलिमेंट को यूज किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 92 जिसका नंबर होता है, और 238 जिसका वेट होता है, उसको यूज किया जाता है। यूरेनियम को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो आप देख सकते हैं यूरेनियम को इस तरीके से यू लिखा और 238 ऊपर लिखा और 92 नीचे लिखा। वेट ऊपर लिखते हैं और नंबर को नीचे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है,
बाय हुम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन चुनता है? आपको लग रहा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब उठाते हैं किसी को और कहते हैं जाओ बैठ जाओ, नहीं। क्या होता है, सारे मेंबर मिलकर चुनते हैं लोकसभा के स्पीकर को। कैसे? वोटिंग होती है, जिसकी तरफ मान लो दो कैंडिडेट खड़े हुए, उन दोनों में से जिसकी तरफ ज्यादा वोट पड़ गए, कौन? जो लोकसभा के मेंबर होंगे वही सिर्फ वो वोटिंग करेंगे और आराम से वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इस समय कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। और 17वीं हमारी लोकसभा ये चल रही है इस समय। और ओम बिरला कहां से रिलेटेड है? तो कोटा से, कोटा के सांसद हैं। और कोटा के सांसद यहां पर दिल्ली में इस समय लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर चुने गए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नॉन एज अर्थ ट्विंस। तो अर्थ की ट्विंस किस प्लैनेट को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वीनस। वीनस कहा जाता है अर्थ की ट्विन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, अर्थ की बहन कहा जाता है इसको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है? अगर मान लीजिए एक्सोक्राइन ग्लैंड से कोई हार्मोन निकलता है, वो वेसल में जाएगा। तो जो भी हमारा ग्लैंड होगा, उससे अगर उससे हार्मोन सिक्रीट हो और वेसल में जाए तो वो होगा मेरा एक्सोक्राइन। और अगर एंडोक्राइन होगा तो उसमें कोई वेसल नहीं होगी, हार्मोन निकला और सीधे बहता चला गया, तो ये क्या होगा? एंडोक्राइन। मतलब कोई वेसल्स इसमें यूज नहीं होती है हार्मोन को फ्लो करने के लिए, और इसमें वेसल की यूज होता है हार्मोन को फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा दोनों है? तो आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज दोनों टाइप का है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन। तो कॉटन को उगाने के लिए, कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, वैसे मैं आपको बता दूं दूसरा नाम होता है ब्लैक सॉइल। तो अगर आपको ब्लैक सॉइल का सेकंड नेम पता है तो आप आराम से कर लेंगे। आंसर है रेगुर। रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल कहा जाता है उसको, और रेगुर सॉइल ही कॉटन को उगाने के लिए बढ़िया है। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन किस देश में उगता है? तो आपको बता दूं यूएसए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है कॉटन का। और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में लड़ाई रहती है। इस बार महाराष्ट्र बाजी जीत चुका है। मतलब जो लास्ट इनका इंडेक्स आया था, लास्ट इनकी रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र टॉप पर है। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आंसर यहां पर हो जाएगा समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, जो सेकंड नेम होते हैं किंग्स के, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे जिंदा पीर, औरंगजेब को बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। सलीम किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे अकबर के जो पुत्र हैं उनको कहा जाता है। किनको? जहांगीर को। ठीक है, तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो इंडिया में लार्जेस्ट बेसिन किस रिवर का है? तो आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा रिवर का लार्जेस्ट बेसिन है। यहां पर बात करें तो गंगा रिवर का फॉर्मेशन कैसे होता है? गंगा रिवर का फॉर्मेशन दो नदियों के मिलने से होता है। कौन कौन सी नदियां हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदी जब दोनों आपस में मिल जाती हैं, देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, तो फिर गंगा रिवर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो ये जो और दूसरे पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देवप्रयाग दो नदियों का मिलन वाली जगह है, उसी प्रकार से रुद्रप्रयाग भी दो नदियों की मिलन वाली जगह है। कौन कौन सी नदियां हैं? तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पर मिलती हैं उसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग उसको कहा जाता है जहां पर पिंडार गंगा और अलकनंदा मिलती है। नंदप्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने वाली जगह को कहा जाता है। विष्णुप्रयाग और अलकनंदा के मिलने वाली जगह, माफ कीजिएगा, विष्णुप्रयाग उसको कहा जाता है जहां पर अलकनंदा और पौली गंगा, माफ कीजिएगा, धौली गंगा आपस में मिलती हैं, उसको कहा जाता है। और आपको बता दूं जो अलकनंदा है वो बद्रीनाथ जो मंदिर है ना, उसी के साइड से निकलती है। आपसे पूछा जा सकता है बद्रीनाथ जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? तो आपको बोलना होगा अलकनंदा। अगर आपसे पूछा जाए केदारनाथ
किस नदी के किनारे है? तो आपको आंसर देना होगा मंदाकिनी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है, माफ कीजिएगा। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर आसान है, 5 जून। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता मैं कि वर्ल्ड एनवायरमेंट मंथ कब सेलिब्रेट होता है इंडिया में, तो आप क्या बताएंगे? उस टाइम पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है जून को आंसर लगा दें, लेकिन यह गलत होगा। भारत में एनवायरमेंट का मंथ, वर्ल्ड मतलब भारत का एनवायरमेंट का मंथ मनाया जाता है जुलाई में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, इसको कब से मनाया जा रहा है? तो 1974 से मनाया जा रहा है। और पिछले साल 2020 में जो मनाया गया था 5 जून को, वो कोलंबिया ने होस्ट किया था। और इस साल की 2021 में कौन होस्ट कर रहा है? तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इसकी थीम है रीइमेजिन, रिक्रिएटिंग, रीस्टोर। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट को पहली बार, यहां पर वुमेन की बात हुई है, तो पहली वुमेन कौन है जो कि स्केल मतलब चढ़ी है? आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे पहली वुमेन बनी जो कि चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? 1984 में ये चढ़ी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले आदमी कौन थे या पहले कौन से पर्सन थे? तो आंसर हो जाएगा एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और तेजिंग नोर्गे जो कि शेरपा ऑफ नेपाल के हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं और शेरपा हैं। और आपको बता दूं 1953 में इन्होंने एक कारनामा किया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन इलेक्ट करता है, कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जो जितने भी चीफ जज होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज, और भी जितनी हाई पोजीशंस हैं, उनको प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के चेयरमैन भी हमारे प्रेसिडेंट साहब भी अपॉइंट करते हैं। और इस समय है कौन प्रेसिडेंट? तो रामनाथ कोविंद साहब इस समय प्रेसिडेंट हैं और 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। आपको बता दूं कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी के चेयरमैन हैं, ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो इनका रिटायरमेंट टाइम होता है 65 साल या फिर 6 ईयर, जो पहले आ जाए उस वो फॉलो होगा। अगर बात की जाए यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है? इनको सैलरी मिलती है 2,50,000 महीने का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत की प्रधानमंत्री, इनकी सैलरी कितनी है? तो इनकी सैलरी है 5 लाख। अगर आपसे वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी पूछ ली जाए तो इनकी सैलरी कितनी है? तो इनकी सैलरी है 4 लाख। इस तरीके से आपको याद करते हुए चलना है। गवर्नर की सैलरी कितनी है ये भी दिमाग में आ सकता है। तो 3.5 लाख रुपया गवर्नर को पेमेंट मिलता है महीने का। ठीक है, यहां पर बात की जाए, इस समय जो चेयरमैन है कौन है यूपीएससी के? तो प्रदीप कुमार जोशी इस समय चेयरमैन है, और इसको फाउंड किया गया था 1926 में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन विच ईयर? तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था भारत में? तो 1951 में भारत में पहली बार इलेक्शन को कराया गया, और आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की नाम हो सकता है आपको पता हो, लेकिन डिटेल जानते हैं। तो देखिए, पहली हमारी जो प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की वुमेन, वो थी एनी बेसेंट। कब थी? तो 1917 में, जब गांधी जी ने पहला चंपारण में अपना सत्याग्रह किया था, उसी साल बनी थी एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट। और कहां बनी थी? तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, वहां पर यह बनी थी। आपके दिमाग में चल रहा होगा पहला कब हुआ था? तो 1885 में पहला इनका हुआ था। WC बनर्जी बने थे इनके प्रेसिडेंट। हुआ कहां था? बॉम्बे में उसको करवाया गया था। अब ये तो चलिए मान लीजिए, ये जो एनी बेसेंट है वो भारत की नहीं थी, विदेशी थी।
अगर आपसे पूछा जाए भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो कि पहली थी और कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, तो आप बताएंगे क्या? मैं आगे बताता हूं। आप बताएंगे क्या? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी थी प्रेसिडेंट। और कहां पर बनी थी? तो ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कानपुर में। कहां पर हुआ था? कानपुर में। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, गांधी जी कब बने थे? तो बेलगांव में वो इकलौती बार बने थे और एक ही बार बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कहां पर? बेलगांव में। और कब बने थे? 1924 में वो बने थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को या फिर 2 या 3 ग्रुप में आप जरूर शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।